Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा हम सेकंड ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स के लेक्चर्स को कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से हम लोगों ने स्टार्ट करा है। एक्सरसाइज 2.1 हमारा पहला टॉपिक है जिसके अंदर अभी तक हम 3 लेक्चर्स वीडियोस को कवर कर चुके हैं। जितनी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको आज के बाद किसी फिजिकल टीचिंग की या फिजिकल टीचर की नीड नहीं पड़ने वाली इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जरूर देख के आए, तभी आपको बाकी ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास अब एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल तकरीबन 8 मार्क्स से क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर पूछा जाता है। 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है। अगेन मुझसे पढ़ने के प्रॉक्स, मुझसे करने के फायदे क्या है भाई, मैं साथ साथ उन क्वेश्चन के ऊपर खसूसी आपको जिक्र जरूर करूंगा जो क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 उसी जैसे क्वेश्चन जिस तरह हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 देखा, बिल्कुल वैसा ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं कह रहा है, इस सब चीजों को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द समझने वाले हैं। कुछ में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा है, क्या कह रहा है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, क्या मतलब है। अगर मैं रैंडमली किसी बच्चे से पूछूं तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो। सारा कॉन्सेप्ट उसने पहले लफ्ज में दे दी है, ये बात याद रख लेना। Has one vertex at the point 3,4 and the other vertex at the point -2,3. Find the coordinates of third vertex. कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को। अगेन देखो मुझे में दूसरे में क्या डिफरेंस है, मैं इसको प्रॉपर समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है, देखो मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेट मी अज्यूम कि मुझे भी क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। यस देखो, एक अच्छा बच्चा, एक वो बच्चा जो कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, या एक वो बच्चा जो मैथ्स में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता है, वो हमेशा थ्योरेटिकल चीज को मैथ्स में कन्वर्ट करेगा। देखो मुझे क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, मगर क्वेश्चन में एक जिक्र हुआ ट्राइंगल का। मैं ट्राइंगल जरा ड्रॉ कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं मासूम सा इंसान, मैं एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूं। ओके भाई, मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर, आगे देखते हैं। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स। अच्छा अगर आप ट्राइंगल को हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ट्राइंगल की खसूसियात बता देता हूं, या प्रॉपर्टीज, या एक छोटी सी बात। कोई भी ट्राइंगल जो दुनिया में होता है उसके 3 वर्टेक्सेस होते हैं। वर्टेक्स का मतलब उसके वो जॉइनिंग पॉइंट जिससे वो एक साइड से दूसरी साइड से ज्वाइन कर रहा है, यानी कि बेसिकली ये वाले पॉइंट। किसी भी ट्राइंगल के दुनिया के अंदर 3 वर्टेक्सेस खाली नॉर्मली हो रहे होते हैं। ट्राइंगल है तो जाहिर से वो 3 साइड वाली शेप होती है, तो एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये होता है और एक वर्टेक्स ये होता है, जिनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए। तो क्या कह रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका एक वर्टेक्स जो है उसका पॉइंट क्या दे रहा है आपको, 3,4, और उसी ट्राइंगल के दूसरे वर्टेक्स का पॉइंट आपको क्या दिया जा रहा है, -2,3। और आपसे डिमांड क्या की जाती है, आपसे कहा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। अच्छा मेरा बेटा, आसानी तसल्ली रखनी है। अगर मैं इस पहले वाले वर्टेक्स को कह दूं ए, अगर मैं इस वर्टेक्स को कह दूं ए, इस वर्टेक्स को कह दूं बी, और एक वर्टेक्स मुझे निकालना है। अब आपकी चॉइस है, यानी कि आपको थर्ड वर्टेक्स क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। आपको यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स कॉम आया हो, इस पॉइंट को आपकी चॉइस है, कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। इसको पी पॉइंट कह दो, इसको सी पॉइंट कह दो, टोटली आपकी चॉइस है। मैं इसको पॉइंट पी कह देता हूं, यानी कि मुझे पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि मुझे पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा सर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या आया, सर हमें तो समझ में नहीं आया। मेरा बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह का है। क्वेश्चन समझते हैं, क्या कह रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सारा कॉन्सेप्ट इस लफ्ज के अंदर है। हैज वन वर्टेक्स दिस, अनदर वर्टेक्स दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट थर्ड वर्टेक्स। क्वेश्चन फिनिश। 8 मार्क्स ले आता है हालांकि, मगर कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में उसने कह दिया, उसने क्वेश्चन में आपसे कह तो दिया है कि आपको इस पॉइंट पी की वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन में उसने आपसे कह तो दिया है आपको इस पॉइंट पी की वैल्यू को निकालना है, मगर कैसे निकालना है इसकी कंडीशन इक्विलैटरल के राज में छुपी हुई है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है मेरा बेटा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स बराबर हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स क्या हो, बराबर। यानी कि इस साइड से, यानी कि साइड ए से लेके साइड बी तक का डिस्टेंस हो बराबर किसके, साइड बी से लेके साइड पी तक के डिस्टेंस के, और देन पी से लेके ए तक का डिस्टेंस बराबर हो साइड ए से लेके बी तक के। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं।
अब तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया, बस इक्विलैटरल का लफ्ज तो समझ में आ गया ना, मैंने वो क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करना है, यानी कि मुझे इस कंडीशन के ऊपर इस पॉइंट पी की वैल्यू निकालनी है कि मेरी तीनों साइड्स बराबर हैं। अब आई गेस क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिटेल के अंदर, हर ऑल्टरनेट ईयर आता है, इधर क्वेश्चन नंबर 16, इधर क्वेश्चन नंबर 14, इधर क्वेश्चन नंबर 15। तो तरीके से करना है, कैसे लिखेंगे यहां पे, लेट पी एक्स कॉमा वाई be the required point of a triangle, और ट्राइंगल क्या है, ए बी एंड सी आर, ए एंड बी आर द गिवन पॉइंट, बी द लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए कॉमा बी आर दी गिवन पॉइंट्स, देखो थोड़ी सी वर्डिंग आसान जबान में वर्डिंग आपको खुद लिखनी आनी चाहिए, आर दी गिवन पॉइंट्स। अब कंडीशन क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, इक्विलैटरल ट्राइंगल की, जो इसने यहाँ पे एग्जामिनर ने शरारत करी हुई है, बात करी हुई है, इस बात को अब लफ्जों में डालना है। एक अच्छा बच्चा वही होता है जो मैथ्स को और इंग्लिश को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके, इंग्लिश को मैथ्स में, मैथ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से आता हो। अब उसने जो इक्विलैटरल की यहाँ पे शरारत करी हुई है, इस शरारत का मतलब है क्या, मतलब है कि भाई इसका मतलब क्या है कि आपके पास साइड ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, आपके पास ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, बी से लेके पी तक के डिस्टेंस के, यानी कि पी से लेके बी तक के डिस्टेंस के, और पी से लेके ए तक के डिस्टेंस के। क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए और बी की वैल्यूज गिवन है, पॉइंट पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ट्राइंगल कैसा दे दिया गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि उस ट्राइंगल की तमाम साइड्स बराबर होंगी। तमाम साइड्स बराबर कैसे होंगी भाई, साइड्स के अंदर हाशिम होता है, साइड्स के अंदर क्या होता है, साइड्स के अंदर ऑब्वियसली डिस्टेंस होगा ना भाई, साइड ए से लेके बी तक के डिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी ए पी से लेके बी तक के डिस्टेंस के, और पी से लेके ए तक के डिस्टेंस के बराबर होने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने इस कंडीशन को ड्राइव कर दिया। अगेन इस बड़ी सी कंडीशन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, बिल्कुल लेक्चर नंबर 3 की तरीके से। कैसे ब्रेक करेंगे, आसान सा तरीका है, मैंने वहां भी करना बताया था। अब इसको ब्रेक करके हम दो अपनी कंडीशन बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत 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 आसान तरीका है मेरा बेटा। पहले मैं कहता हूं नाउ एज वी कैन से कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, पी से लेके बी तक के डिस्टेंस के। इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। और सिमिलरली मैं क्या कहता हूं कि पी से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके, पी से लेके ए तक के डिस्टेंस। क्योंकि मेरा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके तमाम वर्टिसेस, 2 वर्टेक्स गिवन है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसकी ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ही ये है कि भाई उसके आपस में साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने इस कंडीशन में ब्रेक कर दिया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। मैंने वो क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया, वहां से आके देख सकते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, इसीलिए क्वेश्चन 15 करवा रहा हूँ, ऊपर से नहीं चल रहा, नीचे से चल रहा हूँ। क्या रीजन है, क्वेश्चन नंबर 16 ईजी था इसीलिए। अब क्वेश्चन 15 का हमने काम कर दिया मेरा बेटा। अगेन वही काम करेंगे, ए से लेके बी तक का पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पी से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर पी से लेके ए तक के डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, कोई न्यूटन की साइंस नहीं है, कोई आइंस्टाइन की थ्योरी और रिलेटिविटी अप्लाई नहीं करनी, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इतने सारे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सके तो बहुत इजी हमारे लिए। अब पी से लेके ए तक का डिस्टेंस कैसे निकालना है आइए देख लेते हैं। पहले लिख देंगे यहां पे फॉर पी टू ए डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है 2 बार से ऊपर डैश आ गया। अब P से लेके A तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया मेरे पास P के पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, x, y, क्या हो जाएगा ये x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या है A तक का डिस्टेंस निकालना है ना, तो पहले हम PA निकाल लें, फिर P भी निकाल लूंगा, और फिर मैं A से लेके B निकाल लूंगा। आपकी चॉइस है, पहले A भी निकाल लो, P भी निकाल लो, PA निकाल लो, मसले की बात नहीं है इसके अंदर, कोई भी इसमें परेशान नहीं होते। अब P से लेके A तक का डिस्टेंस निकालनी तो तीनों ही है ना, पहले एक को निकालो दूसरे को निकालो, बात तो एक ही भाई। P से लेके A तक का डिस्टेंस, A क्या है, ये रहा पॉइंट 3,4, क्या पॉइंट है, A का वाला पॉइंट क्या है 3,4, ये क्या हो जाएगा x2 y2। अगेन डिस्टेंस निकालने तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लाजमी यूज होगा। किसका डिस्टेंस निकालने, P से लेके A तक का डिस्टेंस निकालने, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। देखो मैं एज अ टीचर जब स्टेप्स को शो कर रहा हूं तो आपको भी स्टेप्स को शो करना है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपके टीचर, किसी पुराने टीचर ने या किसी रिश्तेदार ने, किसी कजन ने आपको बताया था, गाने लिखकर आ गया था पास हो गया था, या वो स्टेप्स के बगैर काम करके आया था पास हो गया था, वो इंसान आपसे झूठ बोलता है, उसको मुंह पर रख के चमाड़ मारने का कोई इजाजत है। अगर उस्ताद होगा तो नहीं भाई, उस्ताद हर हाल में काबिल एहतराम है, आई एम सो सॉरी। अगर कोई उस्ताद है, उस्ताद का बदतमीजी नहीं करनी कभी भी, उस्ताद आपका उस्ताद होता है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह की मशहूर ज़माना कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया हो मैं उसका ग़ुलाम हूँ। हज़रत अली, चाहे आप देवबंदी हों, चाहे आप अहले तशय्युह हों, चाहे आप सुन्नी हों, हज़रत अली सबके लिए काबिल एहतराम है। तो ये लिटरली एक वो चीज़ है उस्ताद के एहतराम के लिए। उस्ताद तो कभी कुछ नहीं कहना, कहने का मकसद ये है कि भाई कोई भी अगर आपसे ये बात कहता है कि स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते तो गलत कहता है। बताने का खाली मकसद ये, तो ऑब्वियसली चमाट मारना नहीं है, चाहे कज़न हो चाहे कोई भी हो। कहने का मकसद क्या, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपको स्टेप्स शो करने होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, x2 के अंदर x2 की वैल्यू रखेंगे, x1 के अंदर x2 की। देखो x2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3, x2 के अंदर हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। सर कैसे पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है x2 3 आ रही है। तो क्या हो जाएगा, x2 की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 3। तो p से लेके a तक का डिस्टेंस क्या बेसिकली बन रहा होगा, x2 की जगह पे 3 आ जाएगा, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस का साइन, फिर क्या है y2 माइनस y1, क्या है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, y1 की वैल्यू क्या है 5, तो y2 माइनस y1 भी क्या हो जाएगा 4 माइनस का y, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 4 माइनस का y, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे सर, कोई तरीका, बिल्कुल बेटा तरीका है। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके स्क्वायरिंग अंदर खोल देंगे। तो p से लेके a तक का डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करवाना है, p से लेके a तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या करेंगे स्क्वायर कैसे अंदर ओपन करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, आपको पता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6x और प्लस का x स्क्वायर। सेम गोज फॉर हियर, 4 माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस का 4 2 8y और देन y का स्क्वायर, तो आपके पास इस तरीके से फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया मेरा बेटा, बिल्कुल आई गेस ओपन हो चुका होगा आपके पास ये फॉर्मूला। 4 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर 16 ऐसा ही है। देन आपके पास क्या हो गया, p से लेके a तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, अब इसको क्वेश्चन इक्वेशन को जरा रीअरेंज कर देंगे ताकि इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दिया सके। कैसे रीअरेंज करेंगे, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखनी है, वेरिएबल बेस्ड टर्म बाद में, एंड देन कांस्टेंट टर्म्स। स्क्वायर वाली टर्म्स ये दोनों आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। वेरिएबल बेस्ड टर्म कौन कौन सी आ रही है, ये आ रही है माइनस का 6x और माइनस का 8y, और सिंपल टर्म्स क्या आ रही है, ये वाली कांस्टेंट। तो 9 प्लस 16 कितना होता है मेरा बेटा, प्लस का 25। तो ये आपकी इक्वेशन अल्फा आ गई p से लेके a तक के डिस्टेंस की। क्या आ गई, इक्वेशन अल्फा आ गई p से लेके a तक के डिस्टेंस की। अब क्या निकालना है हमें, p से लेके b तक का डिस्टेंस भी निकालना है, अभी तो a से लेके b तक का डिस्टेंस निकालना है। अभी हमने p से लेके a तक का डिस्टेंस निकाल लिया, आपकी मर्जी, पहले a से लेके b का निकाल लो, p से लेके b तक का निकाल लो, p से लेके a तक का निकालो, आपकी चॉइस है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये तो बहुत कॉमन बातें होती हैं। अब p से लेके b तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अच्छा मेरा बेटा, क्या फाइंड कर रहे हैं, p से लेके b तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बड़ा बड़ा फॉर पी बी डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट P से पॉइंट B तक का डिस्टेंस। तो पॉइंट P की हमें क्या वैल्यू गिवन थी, मेरे पास जगह थोड़ी कम हो सकती है तो मैं इसलिए P यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ। पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है x, y होगी, और पॉइंट B की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे गिवन होगी। पॉइंट B की वैल्यू क्या है, -2,3, यानी कि P से लेके B तक का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो क्या B की वैल्यू है -2,3। मैंने हमेशा आपको बात बताई, जो पहला पॉइंट होता है ये क्या होता है हमारे पास x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या होता है x2, y2। सही है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताते हुए आ रहा हूं अगेन। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा मेरा बेटा, अब P से लेके B तक का निकालने डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P से लेके B तक के डिस्टेंस। अच्छा मेरा बेटा, अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को डालना है। कैसे डालेंगे वैल्यूज को, देखो मेरा बेटा बहुत सिंपल तरीका है वैल्यूज को अपलोड करने का। किस तरीके से, अंडर रूट एज इट इज यहाँ पर रहा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस का x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास -2 माइनस का x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का साइन, फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से क्या मतलब है, 3 माइनस का y का होल स्क्वायर, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा एक गलती यहाँ पे बच्चे बहुत करते हैं, मैं वो गलती बताता हूँ, मुझे भी दिख गई, वो बड़ी मजे की गलती है। अच्छा आगे जब हम बढ़ेंगे ना,
यहाँ पे मेरा बेटा, यहाँ पे आई एम सो सॉरी टेढ़ी होगी, अच्छा यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? मेजॉरिटी बच्चा, अगर मैं इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को पूछूं ना कि मुझे बताओ तेरा -2 -x आ रहा है, तो यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे a - b होल स्क्वायर का, मेजॉरिटी बच्चा बोलेगा सर a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। बिल्कुल गलत कह रहे हो, जानती हूँ मेरे बेटो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों ऐसा क्यों होता है मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हूँ, कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा बेटा देखो, अगर आपके पास -2 -x का होल स्क्वायर आ रहा है, यहां पे अगर आप इस टर्म को आप a कंसीडर करो, इस टर्म को आप b कंसीडर करो, तो आप अगर सिंपल, आपका दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है a + b का, a - b का फॉर्मूला खुद बना देते हैं। अगर मैं यहां पे a + b का फॉर्मूला लेके चलता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर, a वाली टर्म क्या आ रही है? -2, तो -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले का एज इट इज, फिर क्या आता है? 2 फॉर्मूले का। मैं अगर a + b का होल स्क्वायर खोल के दिखा रहा हूं, अभी रुक जाओ, मैं भी बता रहा हूं कैसे आएगा। अगर अब फिर क्या आता है? प्लस का साइन, 2 फॉर्मूले का। अब a b होता है ना, a के अंदर अगेन क्या आ जाएगा? -2, और b के अंदर क्या आ जाएगा? -x, सही है। और फिर क्या होता है? प्लस का b स्क्वायर यानी कि -x का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, दोनों टर्म्स को बाहर स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं, तो इनकी माइनस साइन वैसी कैंसिल होगी, क्या हो जाएगी? ये 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? -2, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस का x से होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस का 4x और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। तो मेरा बेटा देखो, अगर कभी भी दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन आ रहा है और बाहर स्क्वायर आ रहा हो, तो हमेशा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होता है और उसकी वैल्यू सारी पॉजिटिव में आ रही होती है। रीजन क्या होती है कि जो a के साथ भी माइनस साइन है, b के साथ भी माइनस साइन है, तो जहां a और b कोलाइड करते हैं वहां पे टर्म पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, अगर कोई मुझसे कहते हैं सर इसको a - b को स्क्वायर समझाए जरा, अभी समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे a - b का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मार्केट ब्लैक से कर रहा हूं ये वाला, तो अगेन क्या फॉर्मूला होता है? a का स्क्वायर, a क्या है? अगेन -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -2ab का माइनस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, a की टर्म क्या आ रही है? -2, b की टर्म क्या आ रही है? माइनस का x। अब आप बोलोगे सर माइनस माइनस तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बेटा माइनस का फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके पास सिर्फ प्लस का फॉर्मूला होता है। माइनस का फॉर्मूला इसलिए कहते हैं कि अगर एक टर्म के साथ माइनस आ रहा होगा तो हम a - b के होल स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं। किसको अप्लाई कर देते हैं? a - b के होल स्क्वायर को। ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी भी दोनों टर्म्स के अंदर माइनस साइन आ रहा होगा तो हमेशा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। इस बात को बहुत डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी अवाम की गलती होती है। मुझे नहीं पसंद अगर मेरा बच्चा गलती करे, मुझे नहीं पसंद अगर मेरा स्टूडेंट गलती करे, कॉन्सेप्ट ना हो उसके पास। तो यहाँ पे ये गलती बच्चे कर रहे होते हैं, वो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मेरा बेटा दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2ab हो जाएगा, इसलिए प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि माइनस का फॉर्मूला ऑल्दो होता नहीं है, जब कभी एक टर्म के साथ माइनस साइन होता है वहां पे इसलिए -2ab ले रहे होते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कहने का मकसद क्या है? दोनों टर्म के माइनस आ रहे हैं तो प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं, अजान हो रही है। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास क्या हो गया? P से लेके B तक का डिस्टेंस, अज़ान खत्म हो गई है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना। अब P से लेके B तक का डिस्टेंस, जैसे हमने अभी देखा कि भाई मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। -2 माइनस का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? हम सिंपल तरीके से कौन सा अप्लाई कर देंगे? a + b के होल स्क्वायर का। क्लियर है मेरा बेटा? मैं चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में हर चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर इट इज 4 एंड -2 into -x एंड देन +2 इट विल बी 4x, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल चुके हैं एक बार, प्लस का x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? 3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल a - b का उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। वो क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, देन माइनस का 3 2 6y और देन प्लस का y स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है? आई गेस आपको क्लियर होगा। अब क्या करना है? सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पीबी डिस्टेंस को फाइंड करना है। पीबी डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? सिंपल तरीके से, अब पहले इस जो पीबी हमने डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है, इसको सिर्फ रीअरेंज करना है टर्म को। तो पहले क्या आ जाएगी? स्क्वायर बेस्ड टर्म दैट विल बी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को पहले लिख दिया। फिर वेरिएबल बेस्ड टर्म, वेरिएबल बेस्ड टर्म का मतलब क्या? 4x और 6y पहले लिखा जाएगा, फिर प्लस का 4x और देन माइनस का 6y। फिर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट बेस टर्म। तो वो क्या हो जाएगी? वो टर्म हो जाएगी 4 + 9। कितना होता है मेरा बेटा? 4 + 9 13। कितना होता है? 13। और ये आपके पास आ गई इक्वेशन बीटा, ये आपके पास आ गई इक्वेशन बीटा। अब क्या काम करेंगे सर? बेटा बहुत ही आसान सा काम है सर। वो क्या आसान सा काम है? अब P से लेके C तक का डिस्टेंस या फिर AB, सॉरी डिस्टेंस, यहाँ पे एक और डिस्टेंस क्या है हमारा? AB। अब हमने P से लेके A तक का डिस्टेंस निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। क्या हमने P से लेके B तक का डिस्टेंस निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया। अब फाइनली A से लेके B तक का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फिगर है वो ट्राइंगल फिगर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बात क्लियर कर दी थी, मंजन कहानी बिल्कुल वही है 16 वाली, बस फिगर का डिफरेंस आ रहा है। बात करने का अंदाज वो अलग है,
कान मरोड़ना मेन मकसद है, यानी कि निकालना वो पॉइंट ही है, मगर क्या कह दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हर तरफ से साइड्स की वैल्यू सेम होंगी। तो ए से लेकर बी तक की वैल्यू निकालेंगे। ए से लेकर बी तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस के जरिए। अब ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस को फाइंड करना है। क्या करेंगे भाई, फॉर ए बी डिस्टेंस, पॉइंट ए की वैल्यू, पॉइंट ए की क्या वैल्यू गिवन है आपको 3,4, पॉइंट बी की वैल्यू क्या गिवन है -2,3। बहुत तरीके से देखें, 8 मार्क्स से डिटेल क्वेश्चन आता है हर साल। ए पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है 3,4, पॉइंट बी की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा, पॉइंट बी की वैल्यू आपको गिवन है 2, -3, क्या गिवन थी हमें, सॉरी -2,3, इट इज -2,3, -2,3। तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या है 3,4 और पॉइंट बी की वैल्यू क्या है -2,3। अच्छा मेरा बेटा, अगेन पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट हमेशा x2 y2 होता है। बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आता है, बार बार उस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं भाई, अगर आप इस वाले पॉइंट को पहले लिख दो और इस वाले पॉइंट को बाद में लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के अंदर, अगर आप तरीके से सॉल्व कर रहे हो। क्लियर है मेरा बेटा। हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले को, हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, हम पी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का, एक सेम फॉर्मूला है भाई, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली P से लेके A तक का डिस्टेंस, क्या निकाल रहे हैं, P से लेके A तक का डिस्टेंस। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको -2, x2 की वैल्यू क्या गिवन है -2, माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 3, और बाहर होल स्क्वायर एज इट इज प्लस कर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए मेरी 4 वीडियोस देखने के बाद भाई। y2 - y1 की वैल्यू क्या होती है, y2 क्या होता है 3 और y1 क्या है 4, तो y2 की जगह पे 3 आ गया माइनस एज इट इज, y1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 4 होल स्क्वायर आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, -2 - 3 कितना होता है मेरा बेटा, -5, यानी कि -5 का होल स्क्वायर, यानी कि -5 का होल स्क्वायर, और प्लस का 3 - 4 कितना होता है, -1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही होगी, -5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 25, और -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है 1। तो आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आ रही होगी D की, √26। क्या वैल्यू आ रही होगी P से लेके A तक के डिस्टेंस की 26। क्लियर है मेरा बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह हम लोगों ने P से लेके A तक का डिस्टेंस निकाला, फिर P से लेके B तक का डिस्टेंस निकाला, और फिर P से लेके C तक का डिस्टेंस निकाला, यानी कि A से लेके B तक का, यानी कि P से लेके A तक की वैल्यू निकाली, P से लेके B तक की वैल्यू निकाली, और फिर A से लेके B तक की निकाली। अब हम फाइनली बारी बारी इन तमाम वैल्यूज को अपनी कंडीशन में डालने वाले हैं, ताकि हमें 2 इक्वेशन मिल जाए, जिन्हें जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट P की वैल्यू आ जाएगी। कभी भी आपको X और Y की वैल्यू चाहिए, हमेशा आपको 2 इक्वेशन की नीड जरूर पड़ेगी। तो अब इन्हीं इक्वेशंस को बनाने के लिए तो कंडीशन हमें गिवन दी है कि साइड ए बी बराबर होगा साइड पी बी के, साइड पी ए के, तो हम इन कंडीशन में वैल्यू डालने वाले हैं। पहली कंडीशन है गिवन है इक्वेशन 1 वाली, ए बी की वैल्यू बराबर है किसके, पी बी के। इस कंडीशन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगेन हमें शो करने स्टेप्स अपने, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए अपने जहनों के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या चीज लिख देंगे सर, पुटिंग पी ए या फिर ए बी, पुटिंग ए बी डिस्टेंस एंड, इक्वेशन 1 में क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें ए बी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है और पी बी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। क्या लिखूंगा, पुटिंग ए बी डिस्टेंस एंड पॉइंट पी बी डिस्टेंस इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए बी डिस्टेंस की वैल्यू बराबर है पी बी डिस्टेंस के, तो ए बी डिस्टेंस के आंसर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 26। क्या ये आपके पास वैल्यू √26, तो ए बी डिस्टेंस के आंसर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, सिंपल √26 इक्वल टू का साइन। फिर पीबी डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, कहां है हमारा पीबी डिस्टेंस, ये रहा पीबी डिस्टेंस। क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर आगे क्या आ रही है, प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13, ये आ रही है। अगेन अगर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है मुझे रूट को रिमूव करना पड़ेगा। रूट्स को रिमूव करने के लिए सबसे मशहूर जमाना मेथड इज स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे खाली 26 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13। अब देखो यहाँ पे कोई चीज कैंसिल आउट नहीं होती, सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करके लिख देंगे, ताकि यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ रही होगी। तो क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x
माइनस का 6y प्लस का 13, पॉजिटिव 26 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 26। तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y। 13 माइनस 26 कितना होता है मेरा बेटो, कितना होता है 13 माइनस 26, माइनस का 13 होता है। जाहिर सी बात है भाई, सर कोई पूछने की बात है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, जिसको आप इक्वेशन ए कह देंगे, इसको हम इक्वेशन ए कह देंगे, हमारी पहली मेजर इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, कंडीशन 2 को यूज करना है। कंडीशन 2 क्या है हमारे पास, पी बी डिस्टेंस इज इक्वल टू पी ए, पी बी डिस्टेंस इक्वल टू पी ए डिस्टेंस, यानी कि पी बी का डिस्टेंस बराबर आएगा पी ए के। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पुटिंग PA distance and PB distance in equation number 2। तो PA distance and PB distance कहां रख रहे हैं आप लोग, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। PA distance की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई, क्या आई PA distance की वैल्यू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25 इक्वल टू के बाद क्या है, पीबी डिस्टेंस। और पीबी डिस्टेंस की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13, पूरा का पूरा रूट के अंदर। अब जाहिर सी बात है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो मुझे रूट रिमूव करने पड़ेंगे। रूट रिमूव करने का मशहूर जमाना मेथड स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड। तो रूट रिमूव हो जाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे, तो क्या टर्म्स बन जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13। अब देखो मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास सारी टर्म्स को अगर मैं एक साइड पे कर दूं तो क्या टर्म्स आ रही होंगी हमारे पास, माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25 माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 6y और माइनस का 13 इक्वल टू 0। ये माइनस साइड में वहां पे शिफ्ट कर दूंगा, वैल्यू चेंज होंगी। तो आपकी पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर क्या होंगे भाई, क्या कहेंगे इसको, हमारे पर्टिकुलरली जो साइंस होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा 6y यहीं पे आ रहा था, 3 2 6 2 4 8, यस सही तो किया हम लोगों ने, सही मसला नहीं है, सही सही। अच्छा -6 और -4x मेरा बेटा कितना होता है, -6 -4x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 10x, -6x माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 10x। अच्छा माइनस का 8y प्लस का 6y कितना होता है हमारा, माइनस का 2y हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। प्लस का 25 और माइनस का 13 कितना होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव 12 होगा और इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 आ जाएगा। अच्छा अगेन मैंने आपसे हमेशा बात की, अपनी क्वेश्चन को अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में रखना है। अभी इक्वेशन सिंप्लीफाइड नहीं, मुझे साफ पता चल रहा है तमाम वैल्यूज में कोई टर्म कॉमन आ सकती है। क्या कॉमन आ सकती है, माइनस का 2। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2 5 x 2 5 10 और 5x माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव y। और फिर जब प्लस का 12 है उसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6, क्या बचेगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास क्या वैल्यूज आ रही होंगी, 5x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। मुझसे काइंडली ये बात पूछिए -2 कहां गया बेटा, -2 इक्वल टू के दूसरे जाके अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरे जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात, आई गेस क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपके पास आपकी इक्वेशन नंबर बी आ गई। मगर 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 जब आप अपनी इक्वेशन ए को क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 जो है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 14 से ज्यादा पेपर में आते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। कैसे, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर या फिर इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर या सॉरी 14 के अंदर जब हम अपनी इक्वेशंस को फाइनली कंडीशंस में डाल के इक्वेशन निकाल रहे होंगे तो हमें बहुत आराम से 2 मजे की इक्वेशन आ जाती थी। क्वेश्चन नंबर किसके अंदर, 16 के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि इक्वेशन ए और बी जो आपकी लास्ट में आ रही थी बहुत छोटी छोटी मजे की आ रही थी, तो आपने डायरेक्टली उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा दिया था क्योंकि अब उन दोनों की जो एक पावर्स आ रही थी सेम आ रही, तो हमने पावर्स को खत्म करवाया, यानी कि उनकी एक्स और वाई की टर्म सेम थी, तो आपने एक्स की वैल्यूज को वाई की वैल्यू खत्म करवा के डायरेक्टली एक वेरिएबल की निकाली थी वैल्यू और उस वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में डाला तो आपका आंसर आ गया था।
क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 14 में भी यही काम हो रहा होगा। अगर मजे की बात हो तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, बस उसका कंडीशन जरा समझनी थोड़ी पड़ती है, बाकी वरना क्वेश्चन इजी है। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 15 होता है। ये तीनों क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कोई बात बताना चाह रहा हूँ इसलिए नहीं लंबी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हर लिहाज से आसान है, उसकी कंडीशन भी ईजी होती है, उसकी कैलकुलेशन भी ईजी होती है, तो वो ज्यादा पेपर में भी आता है। ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन नंबर 15 ये भी पेपर में बहुत आता है, मगर इसकी कंडीशन मुश्किल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन भी मुश्किल होगी। आपको बताऊंगा कैसे। और क्वेश्चन नंबर 14 की खास बात क्या है, उसकी कंडीशन बनाना मुश्किल है, उसकी कैलकुलेशन इजी है। तो यहाँ पे कंडीशन से बार बार जो कंडीशन मुश्किल कह रहे हैं, कैसे कंडीशन, यहाँ पे तो इजीली आपने सॉल्व करवा दिया। बेटा इजीली सॉल्व नहीं करवाया, इसको आपके लिए इजी बनाया है पहले नंबर के ऊपर, तो इस बात को एक्नॉलेज जरूर करिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको ए और बी की टर्म्स मिल रही थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमें क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो ए और बी मिल रहे थे वो सिंपल इक्वेशंस थी, यानी कि सिंपल बेस्ड इक्वेशंस थी। ऑन दी अदर हैंड यहां पे जो हमें इक्वेशंस मिल रही है मुश्किल मिल रही हैं, यानी कि मुझे जो अपनी एक इक्वेशन मिल रही है वो स्क्वायर्ड बेस्ड है और दूसरी जो मिल रही है वो लीनियर मिल रही है। तो सर क्या इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करवा सकते? जी नहीं बेटा, कभी भी अगर आपके पास एक टर्म स्क्वायर के अंदर हो, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन लीनियर हो, तो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 जरूर ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, व्हेन यू हैव वन इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड अनदर इक्वेशन लीनियर फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहां पे सहारा लेंगे। क्लियर है आपको मेरी बात? जब कभी आपकी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में और एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो और उन दोनों को आपने सॉल्व करवाना है ताकि एक्स और वाई को निकाल सकें, तब हम हमेशा इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड कभी भी दोनों इक्वेशन लीनियर हो तो डायरेक्टली हम उसको कैंसल आउट मेथड को यूज कर देते हैं। अब हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन में से मैं कोई वैल्यू निकालूंगा, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डालूंगा एंड देन वहां सब्स्टिट्यूट करवा के अपनी वैल्यूज को फाइंड कर रहा हूँ। बहुत आसान मेथड है, कोई मुश्किल वाला मेथड नहीं है। कैलकुलेशन मुश्किल जरूर है, मुझसे पढ़ो बट इजी बना दूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। अब देखो आपके पास इक्वेशन बीटा और इक्वेशन ए, दो इक्वेशन आ रही हैं। अगर मैं इनको इस पेज के ऊपर फ्रेशली यहां पे आके लिख दूं, इक्वेशन, चलो यहीं से करते हैं। इक्वेशन ए ये रही, इक्वेशन बी ये रही। इक्वेशन बी से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 5x + 5 - 6। अगर मैं आपसे कहूं मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करवाना चाह रहा हूं वैल्यू, तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन ए में डाल दूंगा और इक्वेशन ए में जहां जहां पर y आ रहा होगा वहां पे मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करूंगा ताकि x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं एंड देन बाद में वापस लाके इस इक्वेशन में डाल दूंगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहां से y की वैल्यू को निकालना चाह रहा हूं तो y के साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये y -6 वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6, और 5x जब इक्वल टू की जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5x। तो ये आपके पास आ गया आपकी इक्वेशन। ये हमने एक यहां से सब्स्टिट्यूट करवाने y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर ए में डाल देंगे जहां जहां y आ रहा है, ताकि मेरे पास इक्वेशन ए में खाली x बचे और मैं x की वैल्यू को फाइंड कर सकूं। ऐसा क्यों करने, क्योंकि फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या पढ़ा था वहां पे, एक्सरसाइज 3.6 के अंदर कभी भी अगर आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं उनको आपको सॉल्व करना है, और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करवाने का क्या तरीका होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। यानी कि एक इक्वेशन में से आप एक वैल्यू को निकालोगे, उसको सब्स्टिट्यूट करवा दोगे दूसरी इक्वेशन की वैल्यू के अंदर, ताकि आप वहां से दूसरी वैल्यू को निकाल सको। अच्छा, तो हमने यहां से y की वैल्यू को लिया, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर ए में डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, तभी मैं बता रहा हूं आपको तरीके से। पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग y = 6 - 5x इन इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में डालने के लिए। अच्छा, इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी मेरी, 0 = जहां जहां, अच्छा नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, यहां पे इक्वेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगी, 0 = जहां जहां इक्वेशन ए में अब y आ रहा है वहां पे मुझे ये कंडीशन डालनी है, वैल्यू डालनी है। मैंने ये तो यहां पे लिखा है, पुटिंग y = 6 - 5x। क्या मतलब है कि जहां जहां इक्वेशन ए में y आ रहा होगा मैं वहां पे ये वैल्यू रखूंगा। तो पहले क्या आ रहा है, x², तो x² यहां पे एज इट इज रहा। फिर क्या आ रहा था, प्लस का y², तो y के अंदर इस वैल्यू को डाल दूंगा जो मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं, 6 - 5x²। मुझे पता है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर भी तरीके से हो सकता ना पढ़ी हो, तभी मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूं, काइंडली इसको जरूर समझिएगा। प्लस का 4x, फिर क्या आ रहा है, प्लस का 4x एज इट इज रहेगा, प्लस का 4x मेरा बेटा एज इट इज रहेगा। फिर क्या है, माइनस का 6y, क्या आ गया, y आ गया, y में आगे नहीं वैल्यू डाल दूंगा, माइनस का 6y क्या आ गया, माइनस का 6y, माइनस का 6 एज इट इज रहा, y के अंदर उसकी y की वैल्यू डाल देंगे, क्या वैल्यू है, 6 - 5x। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ता हूं तो फिर क्या है, माइनस का 13, अगेन माइनस का 13 एज इट इज रहेगा, माइनस का 13 एज इट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अब अगर आप गौर करें तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ x वाली टर्म्स आ गई, ताकि यहां से मैं x की वैल्यू को निकाल सकूं। क्या रीजन था सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाने का, कि पूरी इक्वेशन में खाली एक वेरिएबल आ जाए। अब एक वेरिएबल आ गया, अब मैं सिंपल मजे से सॉल्व करूंगा इसको भाई।
कैसे? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। क्या आ रहा है? 6 माइनस 5x का होल स्क्वायर। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलने, किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ। 6 माइनस 5x का होल स्क्वायर क्या मतलब है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी के 6 यहां पे क्या अप्लाई करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का 6 फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का 5x। मैंने जल्दी जल्दी नहीं करा, हालांकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकता था बेटा इसको। और देन प्लस का 5x स्क्वायर यानी कि 25x का स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस का 4x एज इट इज। अब देखो ये माइनस का 6, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 6 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 6 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 36। और माइनस का 6 जब माइनस का 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 30x एंड देन माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो आपके पास अच्छा 0 हम पहले लेके चल रहे हैं। तो आपके पास क्या टर्म बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस का 36, 6 2 जार 12 और 12 5 जार क्या हो जाएगा आपके पास? 60। क्या हो जाएगा? माइनस का 60x। और फिर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 25x स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 4x माइनस का 36 एंड देन प्लस का 30x और माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब तमाम जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करेंगे, जो इजीली सॉल्व हो रहे हैं इजीली सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 25x स्क्वायर कितना हो गया? हो जाएगा आपके पास 36x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 36x स्क्वायर। बेटा लॉन्ग का क्वेश्चन है तभी इतना लंबा जा रहा है। 8 मार्क्स के लिए आता है, मजाक नहीं होता 8 मार्क्स के लिए आना क्वेश्चन का, इसलिए इतना लंबा जा रहा है। मगर क्वेश्चन बहुत ईजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तमाम कोशिश कर रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के बना सकूं। तो क्या बन गया? सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 25x और क्या हो जाएगा? 26x स्क्वायर। आगे देखो फिर क्या है? माइनस का 60x और फिर क्या है? प्लस का 30। माइनस 60 प्लस 30, ये तो माइनस 60x प्लस का 30x वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? माइनस का 30 बचेगा। और माइनस 30 प्लस का 4x क्या हो जाएगा? माइनस का 26x। और आगे चलते हैं, प्लस का 36 है माइनस का 36 कैंसिल आउट हो गया। और क्या बचा? सिर्फ माइनस का 13 यहां पे बच रहा होगा। माइनस का 13 और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ पूरी टर्म से कुछ चीज कॉमन आ रही है? बिल्कुल कॉमन आ रही है। क्या चीज पूरी इक्वेशन से कॉमन आ रही है? 13 कॉमन आ रहा होगा। यहां से 13 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस का 2x और देन 13 कॉमन लिए तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। 13 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या टर्म आ रही होगी? 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। आई गेस ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्या किया? क्वेश्चन बहुत इजी है, इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थी। मैं बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है डिटेल के अंदर। अच्छा आपको लग रहा होगा सर ये 30 मिनट की आपकी वीडियो होगी, 40 मिनट की होगी, इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? बेटा मैं बहुत तरीके से कर रहा हूँ। करने पर आऊँ तो क्वेश्चन 6 से 8 मिनट की मार होगा। कितने मिनट की मार होगा? 6 से 8 मिनट की। उस बच्चे के लिए इसकी प्रैक्टिस हो, मेरी प्रैक्टिस होगी तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ये आपको समझा रहा हूँ, समझाने में और करने में फर्क होता है मेरा बेटा। समझाने में एक बार को 10 दफा रिपीट करूँ इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप खुद करने पे आओगे इस क्वेश्चन को मुश्किल से 15 मिनट लेगा और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 8 से 9 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम ले रहा होगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि मुझे पता है मेरी क्लास के अंदर मेरे पास जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है अच्छा बच्चा भी होता है, एवरेज बच्चा भी होता है। अच्छा बच्चा तो एक बारी में पिक कर लेता है, मगर एवरेज बच्चा जो होता है वो हर बारी में पिक नहीं कर पाता, उसको समझाना पड़ता है। मेरी खत तो निमकाने की कोशिश होती है कि एक एवरेज बच्चे को सिखा सकूं, उसको कॉन्सेप्ट दे सकूं। अगर मैंने उस एवरेज बच्चे को खड़ा कर दिया ना, यकीन मानो जिंदगी सवर जाएगी मेरी। क्यों? क्योंकि एवरेज बच्चा खड़ा मुश्किल से होता है। अगर एक बार खड़ा हो गया, एक बार वो अपनी डगर के ऊपर आ गया, लाइन के ऊपर आ गया, तब फिर वो इंशाल्लाह एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को भी पीछे छोड़ सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब मेरे पास इक्वेशन आ रही है, मुझे x की वैल्यू चाहिए ताकि वापस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डालूंगा तो y की वैल्यू मिल सकेगी। अब इस x की वैल्यू करने के लिए अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो 2 मेथड्स होंगे। पहला मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड में अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा। कैसे अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा? अब इसको खुद से अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म मेथड को अप्लाई करके हम डायरेक्टली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? आपको सिंपल a b और c पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है इसकी x की वैल्यू को निकालने के लिए, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? a b और c। a क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया। a कहते हैं हम स्क्वायर बेस टर्म के कोफिशिएंट को, और कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। तो स्क्वायर बेस टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? 2, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 2। तो a की वैल्यू क्या होती है? 2।
आ गई यहाँ पे। बी क्या होता है, सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट, सिंगल पावर वाली टर्म के साथ लिखा गया नंबर, यानी कि एक्स के साथ, एक्स की पावर क्या कुछ भी नहीं है तो 1 है, सिंगल पावर यानी कि पावर क्या सिंगल है, टर्म के साथ लिखा गया नंबर क्या होगा, बी होगा। बी यानी कि -2, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -2। और सी क्या होगा, सिंपल लास्ट में जो चीज बच जाए ए और बी के अलावा, यहाँ पे लास्ट की कांस्टेंट फिगर वो सी होती है -1। अब यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे, जब फॉर्मुला में अप्लाई कर रहा हूँ इस फॉर्मुले के वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, एक माइनस इस फॉर्मूले का और एक माइनस का भी यहां पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अगेन, तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है -4ac, ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, सी की वैल्यू क्या आ रही है -1, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, ए की वैल्यू क्या आ रही है अगेन 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -+2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर ये क्या हो जाएगा 4 2 8 और माइनस का 8, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस का 8 या माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 2 4। आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 कितना होता है मेरा बेटा, 4 प्लस 8 क्या होता है 12 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 4। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं अब इस टर्म में से आपने क्या लेना है, √12 किसके बराबर होता है आपके पास, आई कैसे 2√3 के बराबर होगा, तो √12 किसके बराबर होगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4 के। अगर इस पूरी टर्म में से कहूं क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप मुझसे बोलोगे, अगर इस स्टेप को मैं यहाँ पे शो कर दूं कि भाई इस पूरी टर्म में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा 1 + -1√3 और नीचे क्या मौजूद है 2, तो 2 से 2 क्या कर देंगे हम कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने ऊपर वाली जगह से क्या चीज कॉमन ले ली, खाली 2 कॉमन ले लिया ताकि मैं सॉरी नीचे 4 था ना, 4 था, तो 2 1 2 2 4 हो जाएगा। मैंने क्या करा, ऊपर वाली टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया, 2 जब कॉमन ले लिया तो क्या आया, ऊपर खाली 1 आया, ऊपर वाले 2 से नीचे 2 कैंसिल आउट करवा दिया। तो मेरे पास बेसिकली x की क्या वैल्यू आ रही है 1 ± 1√3 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही होगी। क्लियर है, यानी कि मेरे पास x के जो 2 आंसर्स आ रहे हैं वो x के एक वैल्यू आ रही है 1 + √3 यानी कि +√3 सिंपल √3 डिवाइड बाय 2, और x की एक और वैल्यू क्या आ रही होगी 1 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2। x की दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इन x की दोनों वैल्यूज को बारी बारी इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा y की 2 वैल्यूज आ जाएंगे और ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाया मैंने आपको। तो क्या करेंगे भाई, इस जो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाने के हमने y की इक्वेशन बनाई थी, उस y की इक्वेशन के अंदर x की दोनों वैल्यूज को अगर मैं डाल दूंगा तो मेरे पास बेसिकली y के आंसर आ जाएंगे। इसको आप इक्वेशन सी कह लो बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, अब बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन सी में अपलोड करूंगा। तो क्या लिखूंगा, पहली दफा में लिखूंगा पुटिंग क्या है पहली x की वैल्यू, क्या आ रही है x की पहली वैल्यू 1 + √3 डिवाइड बाय 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन सी, इन इक्वेशन नंबर सी। और इक्वेशन सी क्या थी हमारे पास, ये रही थी, क्या थी y इज इक्वल टू 6 माइनस का 5x, क्या थी y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x। तो जहां पे x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2। अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सिंपल तरीके से एलसीएम लेना सबको आता होगा किस तरीके से एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एक बार बता रहा हूं, सुन लिए कान खोल के, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा सिंपल 2 आ जाएगा। ये वाली टर्म में जाके 6 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा 6 2 12, और ये 1 जाके इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा सिंपल 5 ही बचेगा इंटू 1 + √3। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो y का आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 7, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेगा तो y दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा चलो मैं करके बता देता हूँ, 12 माइनस का ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5 और -5 √3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 12 - 5 क्या होता है 7 -5 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो y की पहली वैल्यू हमारे पास ये आ रही होगी। y की दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, x की जो हमारे पास दूसरा आंसर आ रहा था हमारे पास x का, ये आ रहा हमारे पास x का दूसरा आंसर, इसको उठाकर इक्वेशन में डाल देंगे। तो क्या करेंगे भाई, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 माइनस का √3 डिवाइड बाय 2, अगेन इक्वेशन नंबर सी। अगेन इक्वेशन नंबर सी क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 6 माइनस का 5x। अब x के अंदर सॉरी ये y की x की वैल्यू है ना, आई एम सो सॉरी, x की वैल्यू क्या थी 1 - √3 डिवाइड बाय 2 अब की बारी के लिए। तो अब इक्वेशन नंबर सी के अंदर x के अंदर x की वैल्यू को डाल देंगे। क्या x की वैल्यू इस बार आ रही है 1 माइनस का √3 डिवाइड बाय 2। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर इसी तरीके से आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एलसीएम लेने के ऊपर आपके पास यहां पे भी जो आंसर आ रहा होगा क्या आ रहा होगा 7 + 5 √3 डिवाइडेड बाय 2।
ये स्टेप आप खुद से करेंगे सिंपल तरीके सिंप्लीफिकेशन वाला, तो आपके पास इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, रिजल्ट क्या आ रहा होगा, पॉइंट पी की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, एक्स के लिए ये वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और y की क्या वैल्यू आ रही होगी 7 प्लस माइनस 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सर हमारे पास तो 4 वैल्यूज आ रही थी, आपने खाली 2 क्यों लिखी? बेटा मैंने दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिख दिया, यानी कि x के दो आंसर्स आपके पास आ रहे थे 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, और x का एक और आंसर क्या आ रहा था 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, और y के दो आंसर जो आ रहे थे हमारे पास 7 प्लस माइनस रूट 5 रूट 3 डिवाइड बाई 2, उनको इस तरीके से कंबाइन करके लिख दिया। क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बहुत तरीके से क्लियर करा। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से इस पैटर्न में कोई और टीचर क्लियर करके दिखा दे, मेरा नाम बदल देना भाई। अगर मेरा बेटा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझेंगे, काइंडली अपने साथ मेहनत करें, सिंसियरिटी शो करें, और बैठ के लाजमी पढ़ें, बैठ के लाजमी पढ़ें, 20 ईयर्स को बैठ के सॉल्व किया करें, बैठ के लेक्चर्स को व्यू करें, लेक्चर्स की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 वाला कॉन्सेप्ट था, मगर इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल थी। क्या मुश्किल थी चीज? सिंपल तरीके से आपसे कह रहा था एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे ट्राइंगल्स होते हैं, मतलब क्या मसले की बात थी, एक पॉइंट की वैल्यू छुपा दी थी एग्जामिनर ने, निकालने को कह रहा था 2 पॉइंट्स गिवन थे। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमें पता था तमाम साइड्स का डिस्टेंस बराबर होगा, तो हमने बारी बारी करते हुए हर साइड के डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमने पी ए फाइंड करा, हमने पी बी फाइंड करा, हमने ए से लेके बी करा, देन कंडीशंस के अंदर वैल्यू डाली। जब कंडीशन में वैल्यू डाली तो मुझे दो इक्वेशन जो मिल रही थी वो इत्तेफाक कह लें या हमारी बदकिस्मती कह लें, इस क्वेश्चन की खास बात कह लें, या इस क्वेश्चन की पेपर में ज्यादा आने की रीजन कह लें कि दोनों इक्वेशन अलग अलग होती हैं नेचर के अंदर। एक इक्वेशन थी स्क्वायर्ड बेस्ड और दूसरी इक्वेशन थी सिंपल लीनियर। तो हमेशा लीनियर और स्क्वायर को करवाने का एक प्रॉपर मेथड अब फर्स्ट में पढ़ के आ रहे होते हैं। मैंने उस मेथड को भी बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी। क्या मेथड होता है कि कभी भी स्क्वायर टर्म आप इक्वेशन आ रही हो, एक आपका लीनियर इक्वेशन आ रही हो, यानी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही हो, कभी लीनियर इक्वेशन आ रही हो, दोनों को सॉल्व करवाने के लिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। यानी कि हम एक लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू को निकालेंगे, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, उसकी जगह पे डाल देंगे, ताकि पूरी इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल आ जाए, जो कि हमने यहां पे करा कि सिर्फ एक्स आ गया। और देन फिर उस एक्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके, और जो भी उस एक्स की वैल्यू आई, उस एक्स की वैल्यू को वापस उस इक्वेशन में डाला, उस सब्स्टिट्यूट वाली इक्वेशन में डाला, और बाई की वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन क्वेश्चन लंबा जरूर था बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी कि आपको समझ में आए। आई गेस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लंबा जरूर था मगर मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन लंबा जरूर था मगर कॉम्प्लेक्स था। ऐसा नहीं था कि बच्चा कर नहीं सकता। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। इसी बात के ऊपर इस लेक्चर वीडियो खत्म करता हूं मैं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज समझ में आया हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो किस तरीके से पढ़ना है, तो काइंडली फॉर द फ्यूचर के लेक्चर वीडियोस भी देखें। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो काइंडली तरीके से पढ़ें। लेक्चर वीडियोस देखने के बाद जो भी एक्सरसाइज में कंप्लीट करवाता हूँ उसको 20 ईयर्स लाजमी सॉल्व करें। एक अच्छे बच्चा वो होता है जो कि इंटर के अंदर जब मार्क्स लेना चाहता है तो मार्क्स तो सुबह 12 बजे उठ के नहीं लिए जाते, या रात के 5 बजे चैटिंग करके नहीं लिए जाते। भाई आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको तरीके से अपना काम करना है। मोटिवेशन प्रोवाइड करूंगा। देखो इंटर के अंदर 80% वो बच्चा हाई ले सकता है जो कि अपने सिंसियरिटी शो करेगा। और सिंसियरिटी कैसे शो करनी है आपने, कि जब आप अपने साथ सिंसियर हो। सिंसियर होने का मतलब ये कि तमाम टॉपिक्स को टाइम दें, 20 ईयर्स सॉल्व करें, पास पेपर्स को देखें, सप्ली के पेपर्स को देखें, और लेक्चर वीडियोस भी देखें। लेक्चर वीडियोस मुझसे पढ़ें, किसी से ही पढ़ें, मसले की बात नहीं है, मगर मेन मकसद ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेन जरूरत है, क्योंकि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो इंटरमीडिएट में रट्टा मार के निकाल लेते हैं, तो बेटा एप्टीट्यूड में लुढ़क जाते हैं। एप्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिवर्सिटी की मुश्किल हो रही है, चाहे वो IB की हो, चाहे वो NUST की हो, चाहे वो NIT की हो। मैं मेजर एप्टीट्यूड टीचर हूँ हर जगह के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और मैंने ज्यादा नाम कमाई अपनी एप्टीट्यूड टीचिंग से था। इंटरमीडिएट टीचिंग बहुत अच्छी करता हूँ, वो आपको उसका आइडिया हो गया होगा। बट कहने का मकसद क्या है, अगर आप जाके मेरे लेक्चर देखें तो आपको आइडिया होगा। तो मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि भाई कुछ टीचर्स होते हैं सिर्फ वो इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। अगर मैं दोनों चीजें पढ़ा दूँ तो मुझे दोनों तरफ के कौन सा हाल पता है। इसलिए मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि भाई सेकंड ईयर के बच्चे को ज्यादा मेहनत करने की इसलिए जरूरत है। अगर आज मेहनत कर लेगा तो कल मेहनत करके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बस इसी बात को भी लेक्चर वीडियो को एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।